हेलो। एक बार पुनः अपनी कक्षा को संचालित करते हुए। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? देखिए, इस समय क्लाइमेट हमारा सपोर्ट चेंजिंग की ओर कर रहा है, इसलिए आप भी अपनी इम्यूनो पावर को थोड़ा स्ट्रांग बना के रखें, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के ये क्लाइमेट के जो डिसइंफेक्टेंट जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहें। तो बच्चों, आज की क्लासेस में हम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक शेल, गैल्वेनिक शेल, इनकी स्टडी विधिवत कर ली है, तो इसके आगे की कड़ी में हम आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अर्थात हिंदी में इसको हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको शॉर्ट में SHE, S4 होता है स्टैंडर्ड और H4 होता है हाइड्रोजन एंड E4 होता है इलेक्ट्रोड। तो आज बच्चों हम ये सीखेंगे कि आखिर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसका हमें क्या आवश्यकता है और किस प्रकार से इसकी स्टडी हमको करना है। तो बच्चों, विभिन्न इलेक्ट्रोड होते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए हम उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से हम विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, उसमें हमें कुछ ज़्यादा विशेष डिफिकल्टी नहीं है। उसका हमको विशेष रूप से डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको देखिए, हमारे बोर्ड पर आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। एक बार हम उस पर अपनी वार्तालाप करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड में होने वाली कुछ प्रोसेस या रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें। तो सबसे पहले अपन डायग्राम को देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर एक हमने कंटेनर लिया है, पूरा कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर में हमने 298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयंस, या अपन ये कह सकते हैं कि 1 मोलरता का अम्लीय सॉल्यूशंस लेते हैं। इस अम्लीय सॉल्यूशंस को हम लोग इस वेसल या बर्तन में भर देते हैं। इसमें एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट होती है, आयताकार है, रेक्टेंगल प्लेटिनम की प्लेट होती है, जिस पर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक, ये देखिए ब्लैकिंग का जो अपने को लाइनिंग किया गया है ना, ये प्लेटिनम ब्लैक है। प्लेटिनम ब्लैक से इसको लेपित कर देते हैं, यानी कोटेड कर देते हैं, और इस प्लेट से हम एक प्लेटिनम का तार जोड़ देते हैं। देखिए, ये जो तार गया है ना, ये पूरा तार अपना किसका, प्लेटिनम का तार है, और इस प्लेटिनम की प्लेट को एक कांच की जैकेट से कवर कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक कांच की जैकेट है, जिससे इसको अपन ने कवर कर रखा। इस कांच की जैकेट में होता क्या है कि ऊपरी भाग पर एक साइड में नली लगी रहती है, जिस नली में से होकर के हम एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये अपना एक डायग्राम का फ्रेम बनाया है अपन ने। क्या देखा, क्या क्या सीखा अपन ने? एक वेसल है, बर्तन है हमारे पास, उसमें हमने
वन मूलता का HCl का विलयन कर दिया। एक्चुअल में इसमें अपन भरते क्या है, वाटर भर देते पानी, और फिर अपन में 1 मोलरता के अकॉर्डिंग इसमें HCl मिला देते हैं। तो HCl मिलाया है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस तो होंगे ही होंगे। तो अब बच्चों आपने ये फ्रेमवर्क देखा हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस, यदि इस 25 डिग्री सेल्सियस को यदि हम केल्विन में कन्वर्ट करके लिखें तो ये हमारा आता है 298 केल्विन। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा टेम्परेचर वो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको जब हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तब ये रहता है हमारा 298 केल्विन। तो इसके स्ट्रक्चर को आप थोड़ा तरीके से समझें, कैसे कहेंगे अपन लोग, देखें आप लोग इसको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना को चित्र में दर्शाया गया। इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक से हम इसको लेपित कर देते हैं। यह जो प्लेटिनम की प्लेट है ये एक कांच के जैकेट से घिरी रहती है। ये आप देख रहे हैं कांच की जैकेट है, और इस कांच की जैकेट में ऊपरी भाग पर आप देख रहे हैं साइड में एक नली लगी रहती है, जिसमें से हम क्या करते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कराती। आगे कड़ी में देखेंगे अपन ये प्लेटिनम की प्लेट, एक देखें प्लेटिनम के तार से जुड़ी होती है जो कि एक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। अब इसमें अपन कहेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो आयताकार प्लेट जो प्लेटिनम की बनी होती है उसकी सीध में देखिए कुछ छिद्र बने होते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, इधर देखिए ये छिद्र बने हुए हैं। जैसे ही हमारे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो तब होता क्या है कि इस हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग तो प्लेटिनम की प्लेट अधिशोषित कर लेती है और कुछ भाग हमारा उस बने हुए छिद्रों में से विलयन में पहुंच जाता है जो कि हाइड्रोजन आयंस के रूप में पहुंचता है। तो अपन देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस इस विलयन में एक इस प्रकार से संयुग्मित रहती है कि प्लेट के द्वारा अधिशोषित भाग और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मध्य में एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस साम्यावस्था पर जिस इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है उसी को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान 0 माना गया। कितना माना जाता है बच्चों? 0 माना जाता है। तो एक बार आप हमारी डेफिनेशन अच्छे से सुने। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना को चित्र में समझाया गया है। इसमें आयताकार प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिस पर हम प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर देते हैं। यह प्लेटिनम की प्लेट एक कांच के जैकेट से घिरी रहती है। कांच के जैकेट के ऊपरी भाग पर साइड में एक नली लगी रहती है। इस प्लेटिनम की प्लेट को एक हम प्लेटिनम के तार से जोड़ देते हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। अब हम क्या करते हैं कि कांच की नली में से
हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पर। तब प्लेट पर जैसे ही हमारी हाइड्रोजन गैस आती है तब उसका कुछ भाग तो प्लेट के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग उस प्लेट की सीध में बने हुए छिद्रों में से विलयन में पहुंच जाता है। तो विलयन में क्या रहता है, हाइड्रोजन आयन रहते हैं। प्लेट हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती है, तो इनके मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। तब जिस इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है उसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान 0 माना जाता है। इस तरह बच्चों आपने देखा कि हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की जो हमने डेफिनेशन थी वो आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझा दी है कि जब हमारी प्लेट इस कंडीशन में आती है कि जो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है और उसी रेशियो में वो उस हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के थ्रू फ्लो कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन में कौन सी स्थिति बनती है, साम्यावस्था, या इसे अपन लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो साम्य अवस्था पर क्या कंडीशन बनती है इस इलेक्ट्रोड की, आप देखें थोड़ा इसको तरीके से। यहाँ देख रहे हैं आप, हमने लिख रखा है साम्यावस्था। साम्यावस्था पर क्या कंडीशन होती है, तो साम्यावस्था पर जैसे ही देखो ये हाइड्रोजन है, ये हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है। तो ये हमारी जो हाइड्रोजन गैस है ना, गैस फॉर्म में होती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि हमारी हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयंस में चेंज हो जाती है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देती है। एक्चुअल में क्या रहता है कि जो हमारा SHE है, एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। जब यह एनोड के रूप में कार्य करता है तो आप जानते हैं कि एनोड पर होने वाली जो रिएक्शंस है इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एनोड पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर जाकर के तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, हाइड्रोजन आयंस देगी जो कि एक्वा यानी जलीय रूप में आ रही है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगी। तो अपन देख रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य कर रहा है तब हमारी हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयंस। इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे H2 गैस है हमारे पास और ये 1 एटीएम का है, 1 वायुमंडलीय दाब पे ये भेजा गया है और यहाँ पर हमारी पेटी जो प्लेटिनम का उसमें तार लगा रहता है, इसको ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का एक साइन है और उसके बाद ये हमारी हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो गया है 1 एटीएम पर। यहाँ पर आप देखेंगे अब ये कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है। तो कैथोड के रूप में क्या होता है, जब भी कैथोड होगी तो वहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन तो आप कई बार पढ़ चुके हो, किसी अभिक्रिया में से इलेक्ट्रॉनों को जुड़ना, किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना एज ए रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस थे ना, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो ये रिडक्शन की एक इंडिकेशन है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2H आयन है तो H आयन फॉर्म में लिखा है, ये इसका साइन लगा दिया अपन ने, हाइड्रोजन लिख दिया 1 एटीएम पर और प्लेटिनम की प्लेट ले ली। इस प्रकार से हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। तो बच्चों आप इसको विधिवत
नोट कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टडी करने के बाद अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है हमको, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक तो यही वाली बात है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो हमको 25 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना एक बहुत बड़ी कठिनता रखती है, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। तो पहली लिमिटेशन या सीमा तो यही हो गई कि SHE का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना कठिन होता है। दूसरी बात देखें कि जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रवाह है वो लगातार एक वायुमंडलीय दाब भी बनाए रखना कठिनता कार्य है। यानी पहला क्या सीखा अपन ने कि SHE में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना कठिन होता है। दूसरी बात कि इसमें हाइड्रोजन गैस का जो लगातार प्रवाह रहता है वो भी एक वायुमंडलीय दाब बनाए रखना कठिन होता है। तीसरी बात अपन करेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता रहती है वो 1 मोल, क्या सीखिए, 1 मोलरता की रहती है। तो ये भी एक तरह से बनाए रखना है वो एक कठिनता का इंडिकेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर सकते हैं कि जो SHE है उसमें अपन ये देखते हैं कि इसको लाना और ले जाना में भी काफ़ी कठिनाई या परेशानी आती है। इसलिए इनके एक नया ऑप्शन बन गया है, इसे हम कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड में इस प्रकार की कठिनाइयाँ या डिफिकल्टियाँ नहीं रहती। तो बच्चों, आज की क्लासेस में हमने आपको मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड की विधिवत अध्ययन कराया है। अब हम आपको आगे की कड़ी में इसी चैप्टर में फैराडे के नियम, जो माइकल फैराडे के नियम थे, उनकी स्टडी कराते हैं। तो देखो बच्चों, इसी चैप्टर के अंतर्गत अपन ने अभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टडी की है। तो इसी चैप्टर में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रूल्स ऑफ द फैराडे। क्या बच्चों, आपने ये अनुभव किया है कि आज विज्ञान और वैज्ञानिकों ने हमारी जिंदगी बहुत ही सरल और आसान कर दिया है। जिस पंखे के नीचे आप बैठे हैं वो पंखा भी माइकल फैराडे की देन है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम आपको फैराडे के नियम पढ़ाने से पहले कुछ फैराडे के बारे में बता देते हैं। फैराडे का जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ था। तो बच्चों, सन 1751 की बात है, तब फैराडे का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता बहुत ही गरीब थे और लोहार का काम करते थे। वो अपने पिता की तीसरी संतान थे। माइकल फैराडे अपने पिता के साथ भी काम में हाथ बढ़ाया करते थे। यदि आप सोच रहे हो कि माइकल फैराडे वैज्ञानिक बन गए, माइकल फैराडे का यदि आप जीवन पढ़ेंगे तो माइकल फैराडे शिक्षा में इतने ज़्यादा विशेष होशियार नहीं थे और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने क्या किया था कि सामान्य विद्यालयों में ही अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन जब विकास होना है, जब डेवलपमेंटेशन होना है, तो हम किस प्रकार से देखते हैं, एक गरीब माइकल फैराडे विश्व के महान वैज्ञानिक बन गए। माइकल फैराडे जब 12-13 साल के हुए थे तो वो लंदन में बुक बाइंडिंग का काम करने लगे थे। पूरे दिन तो वो बुक बाइंडिंग करते थे
और रात्रि में क्या करते थे, जिन बुक बाइंडिंग को करते थे, जिन बुक्स को बाइंड करते थे, उन्हीं बुक्स की स्टडी किया करते थे, अध्ययन करते थे। अध्ययन करते करते उनकी रुचि इतनी डेवलप हो गई कि उन्हें अब ऐसे लगने लगा कि हम भी एक दुनिया के जाने पहचाने वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो ये बुक बाइंडिंग में ये चलता रहा बेटा कि उनके पास कोई और ग्राहक आया था। उस ग्राहक ने क्या कर दिया कि साइंस के इंटरटेनमेंट एक शो होना था। उस समय के विशेष वैज्ञानिक थे एक एच डेवी, जो कि केमिस्ट्री के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट दिखाया, पूरा अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया। और उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हमारे माइकल फैराडे भी गए थे। तो माइकल फैराडे ने डेवी ने जो बात एक्सपेरिमेंट में कही थी, वो उनको विधिवत उन्होंने अपनी नोटबुक में नोट कर दिया था। फिर माइकल फैराडे ये सोचने लगे कि जब डेवी इतने बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं तो हम क्यों, आखिर इनको हम अपना गुरु कैसे बना, इनसे हमारी मुलाकात कैसे हुई। तो माइकल फैराडे ने जो नोटबुक में लिखा था उसको एक बाकायदा एक बुक में सिस्टमेटिक तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने लिख करके रख दिया। और उस एक्सपेरिमेंट को फिर उन्होंने जॉन जो एच डेवी थे साइंटिस्ट, उनको पास भेजा। उन्होंने उसका अध्ययन किया तो उन्होंने बोला कि माइकल जो फैराडे है वास्तव में एक बहुत ही एलिजिबल और योग्य व्यक्ति है। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए उस समय क्या था, एक असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ रही थी। तो उन्होंने माइकल फैराडे को बुलाया और अपना असिस्टेंट रख लिया। फिर माइकल फैराडे पूरे दिन जॉन डेवी के साथ में क्या करते, उनका हाथ बटाते थे, उनका सपोर्ट करते थे और बचे समय में वो अपना एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्होंने डेवी ने कह दिया था कि माइकल फैराडे जैसा व्यक्ति है एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो बच्चों, संघर्ष की कहानी है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने लगातार विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। आपने एक चुंबकीय कुंडली, प्रेरण कुंडली, चुंबकीय फ्लक्स, और आपने देखा जो मोटर की वायरिंग में जो पंखा घूमता है ना मोटर से, वो हमारा आज माइकल फैराडे की वजह से घूम रहा है, जिसकी आप और हम हवा खा रहे हैं। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम पढ़ नहीं सकते। पढ़ने का जुनून होना चाहिए। आप माइकल फैराडे को पढ़िए, जो एक बहुत ही निम्न परिवार में जन्मे थे और स्टडी की इतनी लगन थी उन्हें कि बुक बाइंडिंग का काम करने के बाद भी उन्होंने आज इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली कि आज माइकल फैराडे के नाम से उनका एक नियतांक है। आप जानते हैं एक फैराडे का मान कितना होता है? वैल्यू ऑफ 1 फैराडे इज 96500 कूलाम्स, यानी कि 96,500 कूलाम उस फैराडे की वैल्यू है। तो आज बच्चों, हम आपको उन्हीं फैराडे के दिए गए इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के नियम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं विद्युत अपघटन के नियम की ओर। तो बच्चों, आप ये देखते हैं, आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं, ये हमने एक सेल बना दिया। इस सेल में क्या किया है, हमने इलेक्ट्रोलाइट NaCl हमने इसमें भर रखा और आप देख रहे हैं इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं। 2 इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कोई धातु की छड़ें होती हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों में हम जब किसी बाहरी स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होने लगता है कि इस सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा है उसका अपघटन होने लगता है, अर्थात वो आयोनाइज हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, विद्युत अपघट्य के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। हमने जैसा कि पिछली कक्षा में बताया था आपको, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं।
ये भी टू टाइप्स के बताए थे हमने, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे थे जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे थे जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो बच्चों अब सेल के बारे में देखेंगे अपन लोग। तो क्या करते हैं कि सेल में जैसे ही हम किसी बाहरी सरफेस से, बाहरी परिपथ से विद्युत धारा भेजते हैं, तो ये जो इसमें NaCl भरा था वो सीधा कैसा हो जाता है, Na पे प्लस लग जाता है और Cl पे माइनस लग जाता है। अब ये जो धनायन और ऋणायन है, जो धन प्लेट यानी जो धनायन वाली चीज होगी वो हमारी ऋण प्लेट की ओर एक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होकर चली जाती है। और जो हमारा ऋणायन होता है ना, ऋणायन, वो हमारा पॉजिटिव प्लेट की ओर आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही किसी विद्युत अपघट्य में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर क्या होने लगता है, पदार्थ मुक्त होने लगता है। किस प्रकार देखिए, जैसे ही अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस इलेक्ट्रोड के यहाँ पर ये पदार्थ एकत्रित होने लगेगा, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी एकत्रित होने लगता है। तो इससे संबंधित, इस घटना से संबंधित माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसमें से हम आपको अभी सबसे पहले प्रथम नियम की जानकारी देंगे। तो आइए बच्चों, अब हम आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस, इस रूल को हम डेफिनेटेड करेंगे और टोटली डेफिनेशन से भी समझाएंगे। देखें, जैसा कि हमारा बोर्ड पर लिख रखा है हमने, किसी विद्युत अपघटन के फलस्वरूप प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो उस विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है। यानी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, W, यानी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी हम विद्युत आवेश की भी बात करते हैं तो वो Q होता है। ये दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं। तो जब हम कोई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां कोई नियतांक आता है, तो यहाँ हो जाता हमारा W बराबर ZQ। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, Q बराबर होता है हमारा IT, यानी कि एक सेकेंड समय, यानी एकांक समय में जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई है वो Q के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं W इक्वल ZIT। ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। सीधा सीधा उन्होंने क्या कह दिया कि जब भी कभी विद्युत अपघटन होगा तो होगा तभी जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे। तो जैसे ही हम किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न या मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है। जब हम समानुपाती के चिन्ह डालते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है जिसे हम Z कहते हैं। Z को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं, और चूंकि Q इक्वल होता है IT, तो इस Q की जगह पर हम IT को रख देते हैं। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट लॉ हो गया W बराबर ZIT। तो यहाँ पर ये भी सीख लें कि कौन क्या है। तो आप देख सकते हैं W बराबर है मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितनी मात्रा में पदार्थ मुक्त हुआ है वो वैल्यू अपनी W आएगी।
अच्छा, आई बराबर क्या होता है? आई इक्वल होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें होगी? एम्पियर में। एक्चुअल में यूनिट ऑफ विद्युत धारा होती है एम्पियर। यहाँ लिख देंगे अपन लोग एम्पियर। और जो टी है, टी बराबर होता है समय। ये होगा हमारा सेकंड में। समय किसमें होगा? सेकंड में। तो यहाँ बच्चों हमने आपको फैराडे का जो प्रथम नियम था वो विधिवत समझाया है। यदि आप चाहें तो ये जेड है ना, इसको भी अपन परिभाषित कर सकते हैं। एक्चुअल में जेड क्या होता है कि यदि किसी विद्युत अपघट्ट में हम 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक फ्लो कराएं, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी वो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित होने लगती है। यदि आप देख सकते हैं ये फैराडे दिया था, तो फैराडे पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इधर F बराबर क्या माना गया है? F इक्वल होता है Na इंटू ई। यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं F इक्वल Na क्या है हमारा? एवोगैड्रो रूल है या एवोगैड्रो नंबर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। या मल्टीप्लाई में हम इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻⁹। यदि इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखते हैं F इक्वल आएगा 96500 के अप्रोक्सीमेटली लगभग आता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो एक फेराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है? 96,500 कूलाम। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ फेराडे इक्वल Na इंटू इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश। तो F इक्वल Na की वैल्यू रखी अपन ने। Na बोले तो आवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर, और E को इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आवेश होता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ F इक्वल आ गया 9650 कूलाम। इस प्रकार से बच्चों आपने हमारा जो फैराडे का विद्युत अपघटन का फर्स्ट नियम को आपने विधिवत समझ लिया है। एक बार पुनः सुन लें कि किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है वो सीधा विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है। जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर ये नियतांक आता है जेड एक यहाँ पर नियतांक है, जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसको आप भली भांति नोट करें और अपनी फेयर में भी बनाएं। बच्चों अब आपको हम फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसको भी समझेंगे कि उसमें उन्होंने क्या कहा था। एक्चुअल में जो फैराडे फसलों में ये कह रहे थे कि यदि हम किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो उस विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ फैराडे ने द्वितीय नियम में क्या कहा है? आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर हमने दो विभिन्न विद्युत अपघट्ट लिए हैं। यानी यहाँ पर अपन मान लीजिए ये कोई कंटेनर में विद्युत अपघट्ट लिया है और यहाँ अपन ने कोई बे कंटेनर में कोई दूसरा विद्युत अपघट्ट लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ अपन ने इस इलेक्ट्रोड को सीधा इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ देखो ये हमारा प्लस पॉजिटिव है, तो प्लस वाला जो पॉइंट है वो इस वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो जाएगा
तो इसे अपन लोग प्लस वाले इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और इधर ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। जब सपोज दैट आप समझ सकते हैं ये नेगेटिव है तो इसका ये क्या होगा, इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले को अपन इससे कनेक्ट कर देंगे। तो एक प्रकार से ये हमारा श्रेणी क्रम बन गया है। आप लोगों ने स्टडी की होगी कि दो क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो समांतर क्रम तब होता है जब जैसे हमारा ये माइनस चार्ज है तो इसके साथ दूसरे का माइनस, के साथ तीसरे का माइनस, के साथ चौथे का माइनस, तो इस प्रकार से हम उसको समांतर क्रम जानते हैं। और जब हमारा पॉजिटिव वाला किसी के नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, तो हम लोग श्रेणी क्रम में कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हम दो डिफरेंट विभिन्न विद्युत अपघट्ट ले लें और उनमें हम श्रेणी क्रम को जोड़ दें, फिर उनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि देखिए ये हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में आप क्या देख रहे हैं कि जब एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न विद्युत अपघट्टों में से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं अपने अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती, अर्थात इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो उनके इसके तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होती है। जैसा कि देख रहे हैं आप, जब एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न विद्युत अपघट्टों में से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं अपने अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। जैसे क्या होता है, इसमें अपन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा हो जाएगी W1, इसमें क्या हो जाएगी W2, और इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा E1, और इसका क्या हो जाएगा E2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है W, वो समानुपाती होता है E के। यदि इसको अपन दूसरे फॉर्म में लिखें तो W इक्वल हो जाएगा E, W अपॉन E हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अपन लोग स्थिरांक। अब आप देख रहे हैं कि W1 है, W1 हो जाएगा E1, W1 अपॉन E1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा W2 अपॉन E2 हो जाएगा। जब इसको अपन आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन E2। इस प्रकार से ये हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ प्राप्त हो गया। तो क्या सीखे बच्चों अपन लोग, फैराडे में जो सेकेंड लॉ है उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब हम एक ही शक्ति की विद्युत धारा को एक ही समय तक विभिन्न विद्युत अपघट्टों में से प्रवाहित करते हैं तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो अपने अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। तो सबसे पहले बच्चों इसको आप विधिवत नोट कर लें, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। तो हमने अभी विद्युत अपघटन के दोनों नियम पढ़ लिए। क्या आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि ये विद्युत अपघटन के यूजेस या फैराडे नियम के क्या क्या उपयोग है। तो जैसा कि आपने देखा था कि नंबर 1 तो अपने ये दिखा रहे थे कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। क्या सीख रहे हैं, तो इसके उपयोग हो जाएगा नंबर 1, इलेक्ट्रोडों पर
मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी। दूसरा पॉइंट बनेगा हमें, इसमें हमने तुल्यांकी भार की बात की है, तो यहाँ लिख सकते हैं किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करने। इस प्रकार से हम विद्युत अपघटन संबंधी जो फैराडे के नियम है उनकी सहायता से हम किसी तत्व का तुल्यांकी भार भी ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और देखी थी अपन ने, जेड। जेड क्या थी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने में। इस प्रकार से ये फैराडे नियम के हमारे ये 3 विशेष अनुप्रयोग या यूजेज हैं। एक्चुअल में फैराडे ने दिए थे क्या था? विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिए थे। तो बच्चों आप पहले ये फैराडे के नियम के उपयोग हैं इनको नोट कर लें, उसके बाद हम आपको विद्युत अपघटन के भी उपयोग बताएं। फैराडे नियम के यूजेज पढ़ने के बाद अब हम आपको विद्युत अपघटन के नियम बताएंगे। तो विद्युत अपघटन का फर्स्ट नियम होता है नंबर 1 तो संचारण रोकने में। संचारण रोकने में संचारण को हम कैसे रोकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई हमारी मेटल है और वो हमारी संचारित हो रही है, तो यदि हम विद्युत अपघटन के द्वारा उस मेटल पर किसी दूसरे जो लो रिएक्टिव मेटल है उसकी यदि हम कोटिंग कर दें तो उसका संचारण बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात नंबर 2 है धातु लेपन में। धातु लेपन एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसमें अपन एक मेटल पर किसी दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में वो एक स्प्रे वाली मशीन आती है जिसकी सहायता से हम एक पदार्थ पर हम दूसरे कलर को चढ़ा देते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है कि एक मेटल पर दूसरे मेटल की पॉलिश कर दी जाती है। इसे अपन लोग धातु लेपन कहते हैं। तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे धातु के शुद्धिकरण में। धातु के शुद्धिकरण में शुद्धिकरण माने जो होता है जैसे हमारे पास कोई ओर से अयस्क प्राप्त हुआ है और उससे हमने जो मेटल प्राप्त की है उसमें यदि अभी भी कोई इम्प्योरिटी है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। इससे जो इम्प्योरिटी होती हैं वो अलग हो जाती हैं और हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट जो लास्ट है जिसे अपन बोलते हैं धातु निष्कर्षण में। धातु निष्कर्षण में धातु निष्कर्षण का मतलब ये होता है, यह आपने पढ़ा होगा धातु कर्म, अयस्क एंड गैस, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे हमारे पास जो अयस्क प्राप्त हुआ है उसमें से हम धातु को अलग करने की जो प्रोसेस है वो हमारी धातु कर्म कहलाती है और उसी प्रोसेस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और यदि फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।